अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ कैबिनेट और मैं हूं नदीम राज। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत सारी सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पीडीएम का क़याम अमल में लाया गया ताकि जमहूरियत को परवान चढ़ाया जा सके और मजबूत किया जा सके। इसके लिए 11 सियासी जमातों ने इल्हाक किया और हुकूमत के खिलाफ भी महाजराई की। लेकिन सेनेट इलेक्शन के बाद इस वक्त पीडीएम या तो मुंतशर हो चुकी है या होती दिखाई दे रही है। क्या पीडीएम अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी? इसमें तीन अहम सियासी जमातें के सरबरा इस वक्त जो है अपने अपने मकासद में डटे हुए हैं कि क्या वो आगे जाके इन मकासद को तब्दील करेंगे। 26 मार्च से लॉन्ग मार्च होता दिखाई नहीं दे रहा, क्या कुछ ऐसा होगा कि लॉन्ग मार्च हो सके? इसके अलावा हुकूमत इस वक्त मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्या हुकूमत अपने 2.5 साल बाकी मुकम्मल करेगी या नहीं करेगी? और इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान होता दिखाई दे रहा है। आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में वैसे भी हमारे मुल्क में कीमतें डबल हो जाती हैं और महंगाई किस हद तक जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मेरे साथ पैनल में जो लोग मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर शहनाज खान वाइस चेयरपर्सन है बराबरी पार्टी पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलक आफ्ताब अहमद सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार हैं। मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलक साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़ाहिर है आपका एक डीप एनालिसिस होता है। बताइएगा इस वक्त पीडीएम के क्या हालात हैं? आप भी खबरें भी सुनते हैं, हालात हादरा से भी आप वाकिफ रहते हैं। तो पीडीएम का जो मकसद था सेनेट इलेक्शन के बाद जो नजर आता था कि पीडीएम आगे चलेगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बने, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उसने अपने आप को एक तरफ कर लिया। क्या समझते हैं कि आगे पीडीएम क्या करेगी, क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स, डार साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा हसास और बड़ा आजकल जो करंट मौजू है वो यही है कि पीडीएम का क्या बनेगा और क्या हुआ। जहाँ तक पीडीएम का तल्लक है कि पीडीएम कुछ कहते हैं टूट गया, कुछ कहते हैं अभी नहीं टूटा, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह और सीधी सी है कि पीडीएम के अंदर जो है तफरका और इख्तलाफात ये सामने नज़र आ गए। आसिफ जरदारी साहब डे 1 से ही इसके ख़िलाफ़ थे कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और इस्तीफ़े देने का ऑप्शन उनका था कि आखिरी वक्त पर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्शन जो है ना, जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन है, फिर सेनेट के इलेक्शन है, फिर लॉन्ग मार्च है और फिर आखिर पर जो ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी कि फ़ौरन इस्तीफ़े आ जाए, इस्तीफ़े दे दे। उनका ज़्यादा ज़ोर इस्तीफ़ों पर था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि सामने नज़र आ गए और वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर था कि आखिर एटम बम की तरह आखिर में इसको इस्तेमाल करेंगे जी। तो इख्तलाफ तो ज़ाहिर बात है अब हो गए, लेकिन अभी इख्तलाफात तो मलिक साहब आपको पहले नजर नहीं थे आते कि नून लीग कहती थी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब कहते थे कि नहीं, हम ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। जब तमाम चीजें रह जाएंगी फिर हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या इस्तीफों की तरफ आएंगे। वही मैं नजर किया ना कि वो कहते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी हद तक जाएगा। यानी कि उससे पहले कई चीज़ें थे, अदम एतमाद था, पहले वो सेनेट जो अपना स्पीकर कौमी असम्बली है उसके खिलाफ, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ, फिर पंजाब में ये सारे ऑप्शन पहले आजमाने के बाद आखिरी हद तक वो इस्तीफों का ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो सॉरी वो कुछ ज़्यादा जल्दी में थे। मौलाना साहब की ये जल्दी तो नहीं है कि इलेक्शन हो और दोबारा वो पार्लियामेंट में आए जी, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और पार्लियामेंट के बाहर रहना उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, किसी हद तक आसिफ जरदारी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है और वो ये कि इस्तीफे देने के बाद हम पावरलेस हो जाएंगे, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होगा। वो इस्तीफे देने के बाद अगर कम से कम 5 लाख आदमी इस्लामाबाद में हम जमा कर सके तो शायद उसका असर हो, जो कि नामुमकिन है। ना 5 लाख आदमी जमा होना और ना उसका कोई असर निकलना है। इसलिए वो ऑप्शन जो है ना वो उनको कहता है ये कमज़ोर बात है कि हम इस्तीफे देकर हम पावरलेस हो जाएंगे, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है। इस्तीफों का ऑप्शन हमने एंड पर रखना है। अच्छा, दूसरी बात यह कुछ ये भी हो सकता है बात थी कि अगर फ़र्ज़ किया पीडीएम की दूसरी जमातें इस्तीफे दे देती हैं, अब मेरी बात नोट कर लें, होगा ये कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी ज़िमनी में और दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने नहीं लेना, तो मुकाबला होगा पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी जी। जब पीटीआई वर्सेस पीपल पार्टी मुकाबला होगा तो जो नून लीग का वोटर है या जो एंटी स्टैब्लिश वोटर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाएगा और पीपल्स पार्टी पंजाब में एक दफ़ा फिर सर्वाइव कर जाएगी।
वो अपनी जगह बना लेंगी और नून लीग और दूसरी जमातें ये फारग हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मलिक साहब आपको पीपल्स पार्टी ने एक दफा गलती की थी 1985 में इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर, जिसका आज तक पछता रही है और पंजाब से वो क्लीन स्वीप हो गई है। अच्छा, आपको क्या नजर आता है कि कहीं पे जाके पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इल्हाक हो सकता है? देखें, कल एक एंकर है, बड़े मरूफ एंकर हैं, उन्होंने नून की जो है ना हाई लीडरशिप उससे बात की। उन्होंने ये कहा जी क्या हम समझे कि पीडीएम टूट गई है? उन्हें कहा नहीं, ता वक्त है कि वो सीईसी से उनका कोई फैसला या जवाब नहीं आता, हम नहीं कहते कि ये टूट गई है। दूसरी बात यह कि आज की ताज़ा तरीन बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है अपने वर्कर्स को कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करें आप। तो इसका आप नहीं कह सकते कि पीडीएम जो है ना वो टूट गई है। अभी वो दमखम है, अभी उसमें दमखम है, कुछ जुड़ भी सकती है, कुछ समझौता हो भी सकता है। ये बैठकर अब दोनों तरफ से चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और लाजमी बात है सोचेंगे। जैसा कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया वर्कर्स को जी आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, लॉन्ग मार्च के हद तक तो अब भी वो इंटैक्ट है। अगर इंटैक्ट नहीं है तो वो सिर्फ इस्तीफों के मामले पर है। सही है। तो हो सकता है कोई किसी वक्त में ये यू टर्न लिया जा सकता है, लेकिन अभी वो टूटी नहीं है, अभी उसमें कुछ है। मतलब चले देखते हैं जी, दमखम है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपका भी एक इंटेलेक्चुअल आपका भी एनालिसिस होता है। बताइएगा कि आप इस वक्त वाइस चेयरपर्सन भी हैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान की, तो आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी आपने बहुत अहम बातें की थी। अब सेनेट इलेक्शन हो चुका है, ज़ाहिर है गिलानी साहब जो है सेनेट के चेयरमैन नहीं बने, तो यहाँ पे मकासद नजर आते थे कि जरदारी साहब सिर्फ चाहते थे कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए, उसके लिए उन्होंने पीडीएम के साथ अपना राब्ता रखा, और जब वो इसमें नाकाम हो गए तो उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। तो क्या नजर आता है कि आगे जाके क्या होगा? पीडीएम रहेगी, नहीं रहेगी? लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? अगर लॉन्ग मार्च होता है फिर क्या होगा? अच्छा देखिए, मैं पहले तो मैं इस बात को चैलेंज करूंगी जो एक बयानिया इस वक्त चल रहा है कि पीडीएम बनी थी जमहूरियत की हिफाजत के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए और जमहूरियत को प्रमोट करने के लिए। हमें तो इससे ही, इस बुनियादी जो स्लोगन से ही हमारा इख्तिलाफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारे लोग जो थे ये जमहूरियत को बचाने के लिए नहीं सियासत में आए थे, बल्कि इनका अपना अपना एक इंटरेस्ट था, इनके अपने मफादात थे, और ये अपनी कुर्सियाँ, ताकत, ओहदे, शोहरत, पैसे, उसके लिए ये आप आए थे, उसके लिए इन्होंने पीडीएम बनाई है। तो ये तो हम बिल्कुल साबित कर सकते हैं इन सब की प्रीवियस हिस्ट्री से। मतलब अगर आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, ये जमातें 2-2, 3-3 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी हैं, तो इन्होंने उस वक्त क्या जमहूरियत के लिए किया था। अब हम जिस तरह से जमहूरियत को देखते हैं वो भी हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। जमहूरियत सिर्फ हम इलेक्शन कराना और अवाम का उसमें वोट डालना नहीं होता। हम समझते हैं कि जमहूरियत वो होती है जिसमें अवाम का एक्चुअल स्टेक होता है, कि वो सिर्फ वोट ना डालें बल्कि वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकें, वो एक बराबर के शरीक हों उस प्रोसेस में। तो वो तो ना एक जमात ने किया ना दूसरी ने किया, और तो इसलिए हमारे लिए तो ये पूरा बयानिया ही गलत है कि ये पीडीएम जो थी ये जमहूरियत की बका के लिए बनी थी। आप समझिए कि इन तमाम के जाती मकासद थे, तमाम जमातों बिल्कुल ऐसे ही है, इनके जाती मकासद है। ज़ाहिर वर्कर्स को भी उस तरह से कुछ नहीं मिलता, आम आदमी को भी कुछ नहीं मिलता, जो सरबराह होते हैं वही अपना फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जहाँ तक बात आ गई कि क्या पीडीएम इंटैक्ट रहेगी या टूट जाएगी, ये भी डिपेंड करेगा कि मौका महल क्या होता है और किसको अपना फ़ायदा किस चीज़ में ज़्यादा नज़र आता है। ये क्योंकि ऐसे सारे फैसले जो होते हैं वो प्रिंसिपल या नज़रिए की बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में है। तो वो तो सिचुएशन चेंज होती रहती है, कभी हालात इस तरफ रुख करते हैं, कभी उस तरफ, उसके हवाले से ये अपना भी रुख बदलते रहते हैं। 26 मार्च में चंद दिन ही तो मैडम रह गए। बिल्कुल, तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर 26 मार्च का तो पोस्टपोन कर दिया। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि 26 मार्च को होगी। 26 का तो वैसे ऐलान कर दिया। वो ऐलान उस तरह से नहीं हुआ अनंका जी, लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी ज़ाहिर है आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं कि तीनों सरबराह जो हैं आपस में एक दूसरे को इल्ज़ामात दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी लॉन्ग मार्च ज़ाहिर उस तरह से होता नज़र नहीं आता और ना ही होगा, क्योंकि अवाम भी यही कह रही है कि जी कि ये लोग अपनी बातों से ही फिर चुके हैं, उधर से हुकूमत मजबूत हो चुकी है। तो आपकी पार्टी किस तरह से इन तमाम हालात को देखती है? देखिए, हम ये देखते हैं कि अगर जब हम कहते हैं कि इनकी हुकूमत मजबूत हो चुकी है, हम नहीं समझते कि हुकूमत मजबूत हुई है। वो हो सकता है कि चलें कुछ सीटें इनको ज़्यादा मिल गई हों, इन्होंने सेनेट में कुछ जीत लिया हो, उस हिसाब से तो मजबूत हो गई। लेकिन अगर आप
आम आदमी से पूछें, कहीं मुल्क के किसी भी हिस्से से पूछें, बिकॉज मैं तो रोज़ाना बात करती हूँ, मुल्क के तमाम हिस्सों से मुझे कॉल्स आती हैं और मैं रोज़ाना लोगों से बात कर रही होती हूँ, और रोज़ाना जो लोग हैं वो इनको बुरा भला कह रहे होते हैं और इनको इमरान खान साहब को इल्ज़ाम देते हैं, और वो सही देते हैं कि उन्होंने ये हालात ख़राब कर दिए। तो हम समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत मजबूत नहीं है। हुकूमत इसीलिए टू बी ऑनेस्ट, ये इसीलिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर ये कराएंगे इनको पता चल जाएगा पीटीआई नहीं जीत सकती, तो इनकी तो सारी वो आप कहते हैं ना, जो एक इन्होंने अपना हवा बनाया हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, एक अपना इमेज बनाया, वो तो सारा खत्म हो जाएगा। सो दे डोंट वांट टू हैव लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। ग्रास रूट में इनकी कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, खान साहब ने कहा था जुलाई में इलेक्शन होंगे, जुलाई में इलेक्शन होते नहीं। ये तो पिछले साल से कहते आ रहे हैं ना, ये तो आपको पता है। उन्होंने पहले अप्रैल का कहा था, अब जाके जुलाई में बातें हो रही हैं कि इलेक्शन होंगे। तो मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, आपका तजिया भी सामने आता है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो चुके हैं, दोनों जमातों से तो आवाम मायूस हो ही चुकी थी, और उनकी जो आप कहते हैं उम्मीदें पीटीआई से थी, 2.5 साल में आप वो भी चीज़ें देख चुके हैं। अब आगे जाके क्या हो सकता है? जैसे बराबरी पार्टी पाकिस्तान है, ये सामने आ रही है, जवाब साहब मेहनत कर रहे हैं, इन्हें फीडबैक भी मिल रहा है, और नजर आता है कि वो 99% लोग, जो इनका स्लोगन है, हम काम करते हैं 99% लोगों के लिए कि वो सामने आए, खुद आके इस पार्टी को लेके चलें और अपने हक के लिए आगे आए। तो 99% में वो लोग हैं जो मजदूर तबका है, आम आदमी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और 1% वो हैं जो जागीरदार हैं, उनके लिए जो है ज़ाहिर है कोई कोशिश नहीं की जा सकती, वो खुद यहाँ पर देवता बने बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इनकी पार्टी जो सामने इस वक्त काम कर रही है, तो ज़रूरत है कि सामने आए और आके जो बाकी चीज़ें उनको संभालने के लिए एक नई पार्टियाँ जो पहले से मौजूद है, जैसे बराबरी पार्टी पाकिस्तान है, उसकी ज़रूरत कितनी महसूस करते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में ये सारा खेल स्टैब्लिशमेंट खेलती है। आपको इल्म होगा कि इमरान खान ने 22 साल पहले ये पार्टी बनाई थी, और 22 साल तक इसको कोई पजीराई नहीं मिली जी। और जब स्टैब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ा कि यार को तीसरी कुव्वत को लाना चाहिए, जैसे कि इमरान खान के स्लोगन थे, वादे थे, नारे थे, ये वो, तो कैसे दोनों पार्टियों को एक साइड करके और एक तीसरी कुव्वत को सामने ले आए। अब जब तीसरी कुव्वत भी नाकाम हो गई है और बुरी तरह नाकाम हुई है, पहली दोनों ताकतों से ज़्यादा बुरी तरह नाकाम ये तीसरी कुव्वत भी हुई है, तो यकीनन अब ये सोचा जा सकता है कि यार किसी चौथी पार्टी की तरफ देखा जाए। रातों रात कोई पार्टी ऐसे परवान नहीं चढ़ती, पीछे उसके कुछ हाथ होते हैं, और ये मुमकिन है कि अगर किसी चौथी पार्टी की तरफ सोचा गया या एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, तो वो यकीनन ये पार्टी ऐसी है, नौजवान है, एनर्जेटिक है, और इसके इनके जो हैं वादे जो हैं या इनका जो स्लोगन है वो बड़ा मतलब अट्रैक्टिव है। तो ये हो सकता है कि अगर चौथी कुव्वत की सोचा गया तो ये भी प्रमोट हो सकते हैं। इसके लिए मतलब कि अपने सर बल बल पर कहें ना, तो कोई पार्टी, ये नून जो है ये भी इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया इसको, ज़िया-उल हक की गोद में ये चढ़ी, इसी तरह दूसरी जो है ये सारी इसी तरीके से हुई हैं। और जिस तरीके से अब तीनों पार्टियां जो है ना वो नाकाम हो चुकी हैं, और अगर किसी चौथी की तरफ देखा गया तो यकीनन ये जो बराबरी पार्टी है इसकी तरफ भी इंडिकेशन हो सकती है। मतलब साहब, इनका स्लोगन है 99% जो आवाम है वो बेबस नजर आती है, तो आम जो लोग हैं उसके लिए जो पहली गवर्नमेंट थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, काफ़ी देर उन्होंने राज किया, पीटीआई ने भी बहुत सारे वादे किए, तो ये 99% लोग कहाँ पे जाएंगे मलिक साहब? कौन इनको देखेगा? अभी खान साहब ने बाकायदा जो है वो घरों का भी कल उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, लोगों को दे दिए, 1000 घर दे दिए, तो क्या समझते हैं कि चीज़ें पूरी हो जाएंगी आम आदमी के लिए जो 99% है? देखिए ना, ये तो जो इन्होंने ये कहा था ना 50 लाख घर बनाने, ये तो जो है ना ये प्रैक्टिकली है, ये चीज़ मुमकिन ही नहीं थी ना। ये तो ऐसे एक स्लोगन था लोगों को खुश करने के लिए, लोग इसी खुशी में, इस खुशफहमी में लोगों ने वोट दे दिए। अभी आपने अगर 1000 घर दे भी दिए तो आप देखें कि वो 1000 घर जो आम आदमी है, मजदूर, रेड़े वाला, टांगे वाला, छाबड़ी वाला, ढाबे वाला, वो ले सकता है? वो ले ही नहीं सकता। 20-22 हज़ार रुपये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कैसे देगा? 20-22 हज़ार रुपये वो इंस्टॉलमेंट देता है जिसकी कम से कम 1 लाख रुपये इनकम हो। तो ये सारा फ्रॉड है, सारा धोखा है, किसी गरीब के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे आपने 99% लोगों की बात की है, तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इनके लिए मसीहा लाएगा, इनकी भी अल्लाह ताला को दुआएं सुनेगा,
कोई किसी सूरत में किसी शक्ल में कोई मसीहा पैदा हो जाएगा जो इनकी भी बात करेगा, ये इनकी दाद रसी करेगा। ये तबका तो हमेशा से पिसता रहा है और पिसता चला आएगा। लेकिन अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ ये जवाद की सूरत में, किसी और की सूरत में कोई अल्लाह ताला मसीहा भेज देगा। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करूं अगर आप। अच्छा, एक तो यहाँ पे बात हुई है मसीहा की, और फिर बात हुई है इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की पार्टी की, और वो किस तरह से आई और बाकी पार्टियाँ किस तरह से आई। देखिए, हम ये समझते हैं, और बराबरी पार्टी बनाई ही इस बुनियाद पे गई थी कि अगर एक ऐसी पार्टी हो जिस पे जो कि एक प्लेटफॉर्म हो 99% लोगों के लिए, जिस पे ये आके ख़ुद को मुनज़्ज़म कर सकें, मुत्तहिद हो सकें, अपने इश्यूज़ पे ये डिस्कशन कर सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये आके फिर इन लोगों का मुकाबला भी कर सकें। तो हम समझते हैं अगर इस तरह किसी पार्टी ने नहीं किया, मतलब जो भी पार्टियाँ आई हैं वो अपने पैसे और ताकत और असर रुख के बलबूते पे आई हैं। इसीलिए जवाद साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं ना वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ और ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का फ्रैंकली शौक़ भी है, क्योंकि ये पार्टी मुनज़्ज़म आम लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाई गई। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने ख़ुद अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए की, और जब उनको ये नहीं लगा कि वो आम लोगों को मुनज़्ज़म कर सकते हैं तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की हेल्प लेके तो वो आ गए हुकूमत में। उन्होंने भी तो क्लियर किया ना, एस्टैब्लिशमेंट ने क्लियर किया हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट तो आज तो सारी दुनिया जानती है किसने उसको प्रमोट किया। नहीं, वो तो अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपना क्लियर कह दिया कि हम जो है वो सियासत से ताल्लुक नहीं रखते, तो बार बार ज़ाहिर है उनके जो खुद भी खान साहब कहते रहे हैं जी कि हमें उनकी सपोर्ट है, ज़ाहिर है वो एक इदारा है और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ मिलके चलना होता है। तो अगर ये बार बार चीज़ें कही जाएंगी तो उनका तो उसमें कोई कसूर उस तरह नज़र नहीं आता ना। देखिए, जो भी एक मुल्क होता है उसमें मुख्तलिफ अदारे होते हैं, हर अदारे का एक अपना रोल होता है। उसमें सियासी अदारे जो होते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी असम्बलीज़ हैं, जो सेनेट है, अगर उसको सही तरीक़ों पर चलाया जाए, वो मजबूत की जाए, तो बाकी अदारे जो हैं वो अपने अपने दायरा कार में रह के काम करते हैं। जब आप एक अदारा, ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल आपकी सिस्टम है वो अगर वीक होता है तो फिर वहाँ पे हर एक को दखल करने का मौका मिल जाता है। बिकॉज जब भी वैक्यूम होता है कोई भी उसमें इंटरफियर कर सकता है, वो चाहे अदलिया हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, या कोई और लोग हों। तो हम समझते हैं ये तो बुनियादी, तो इसीलिए हमारी लड़ाई जो है, हमारा मुकाबला जो है वो, ये बार बार जवाद साहब कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला सियासी पार्टियों से है, सियासी लीडरों से है, हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है। अच्छा, एक और जो बात हुई थी यहाँ पे मसीहा की, मैं बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हम समझते हैं कि हमें इस माइंडसेट से निकलना चाहिए, और हमारी ये कोशिश है कि लोग इस माइंडसेट से निकलें कि कोई आके, कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आसमान से उतरेगा और वो उनके लिए मन्नो सलवा लेके आएगा। देखें, दुनिया की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं होता। लोग अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तहरीकें चलाते हैं, जेलों में जाते हैं, कैदें उठाते हैं, मतलब वो तरह तरह की अज़ियतें उठाते हैं, तब उनको वो मिलता है जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मुल्क में ग़ुलामी भी थी, ग़ुलामी अमेरिका में भी थी, जहाँ पे और लोगों को जानवरों की तरह बेचा जाता था। आखिरकार उन्होंने भी आवाज़ उठाई और उन्होंने भी स्ट्रगल की, और कुव्वतों के साथ मिलके उन्होंने भी अपना जो मकाम था वो हासिल करने की जद्दोजहद की। उन्होंने कवानीन बनाए, तो उस पे इम्प्लीमेंट करवाया कवानीन, तो वो भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है वही एक्ट वो चल रहा है जो गोरे ने बनाया था, उसी एक्ट के तहत आगे हमारे भी यहाँ पे वो चीजें चल रही हैं, चल रहे हैं। गोरे का जो एक्ट था, इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? देखिए, कानून साजी होती है, हुकूमतें आती हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या नजर आता है इन 73 सालों में कोई इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे मुल्क में? जो गोरे का कानून था ना, वो एक कॉलोनियल सिस्टम का कानून था। हमें तो यही लगता है कि आपने एक कॉलोनियल सिस्टम लेके यहाँ पे गोरे के बजाय एक ब्राउन साहब की एक आपने वो बना दी है, और आपने सिर्फ चेहरे चेंज कर दिए, सिस्टम आपने वही रखा है। तो यहाँ पे आपने अब अपना सिस्टम लेके आए ना आप, कॉलोनियल सिस्टम को। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे जो अफसरान हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो अवाम से कोई ऊपर बैठे हुए हैं, वो अवाम के हुक्मरान हैं, वो उनके कोई शहनशाह हैं। तो हम तो समझते हैं कि जो इस मुल्क में अफसरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको उतनी तनख्वाह दें ना जितनी मजदूर को मिलती है।
उतनी तनख्वाह दें, वो रह के दिखाएं उसमें। तो हम तो समझते हैं ये सिस्टम होगा जो आप टेस्ट करेंगे कि ये वाकई जमहूरियत है, क्या ये वाकई लोग जो हैं आवाम की बहबूदी के लिए सीटें हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये तो अपने लिए कर रहे हैं, और इसीलिए जब ये या इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं तो ये मुल्क पे हुकूमत करते हैं। आम लोगों को समझते हैं कि वो उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे तो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनको मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता है, ना तालीम है ना सेहत है। इस तरह तो जानवर जिंदा रहते हैं, इंसान तो नहीं जिंदा रहते। तो अगर हमने इसी तरह का मुल्क चलाना था तो फिर हम गोरों के ही नीचे चला लेते। डॉक्टर साहब, आपने बात की तालीम की, सेहत की बात की। इस वक्त जो है महंगाई बढ़ चुकी है। इंसान जो है पाकिस्तान में, आम आदमी जो है तालीम और सेहत तो दूर की बातें, वो समझते हैं कि शायद हमें किस्मत में मिलना मुश्किल है, जितनी महंगाई हो चुकी है। इन मौज़ूआत पे भी बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।